हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और इस मशीन मैथ फॉर मशीन लर्निंग के लेक्चर 3 में। तो एज वी डिस्कस इन द लेक्चर 2 कि अभी इस वाले लेक्चर 3 में हम डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन। क्या? आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन। तो अभी तो आपको ये आइडिया लग चुका है कि आइगन वैल्यू क्या होती है। ठीक है, आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन। दो चीजें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में बहुत ज्यादा यूज होती है, आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन और सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। तो हम दोनों को पढ़ेंगे और उस पर प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन? पहली बात तो हम इसका थोड़ा मैथमेटिकल सॉर्ट ऑफ समझ लेते हैं। उसके बाद हम इसका कैसे हम कहाँ कहाँ पर इसको यूज करते हैं मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में, वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, तो आइगन वैल्यू किसकी निकलती है अभी आपको आइडिया लग चुका है, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, एम इक्वल टू एन होता है। तो मान लो कि फॉर कोई हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं ए, जो कि किसी डायमेंशन का है एन क्रॉस एन। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए। इसके आपने क्या कैलकुलेट किए? आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज जिसको हमने बोला लैम्डा वन से डैश 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 लैम्डा एन। कई सारे आइगन वैल्यूज हो सकती हैं। और फिर हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपने क्या कैलकुलेट किया? उसका आइगन वेक्टर। तो मान लीजिए लैम्डा वन, लैम्डा टू, तो लैम्डा टू के करस्पॉन्डिंग यू टू, एंड सिमिलरली लैम्डा एन के करस्पॉन्डिंग यू एन। नाउ यू हैव योर आइगन वेक्टर्स आल्सो एंड आइगन वैल्यूज आल्सो। और हम डील कर रहे थे, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हम डील करेंगे ऑर्थो नॉर्मल बेसिस वेक्टर के साथ में, क्योंकि उसकी एल्गोरिदम लिखते समय उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ टू द पावर एन बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर होती है, जो कि सिंपल बेसिस वेक्टर के कंपैरिजन में एन क्यूब होती है। तो वो ज्यादा बेटर या कन्वीनियंट होता है। एक चीज हमने लास्ट लेक्चर में ये भी समझा था कि इसमें जो सबसे बड़ी आइगन वैल्यू होती है उसको बोलते हैं डोमिनेंट आइगन वैल्यू। क्या बोलते हैं? डोमिनेंट आइगन वैल्यू। और डोमिनेंट आइगन वैल्यू पे ही डिपेंड करता है कि आपकी जो सीरीज होती है वो एक्सप्लोड करेगी, वैनिश करेगी या स्टेबल रहेगी। ठीक है, तो वो चीज अभी हम उसको ज्यादा इन डेप्थ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, वो जब हम सीरीज बनाएंगे ग्रेडियंट की तब हमें पता चलेगा। अभी क्या सिंपल, वी हैव अ गिवन मैट्रिक्स ए, फॉर दैट वी हैव कैलकुलेटेड ऑल द आइगन वैल्यूज एंड ऑल द आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन क्या कहता है? कहता है कि फॉर अ गिवन मैट्रिक्स है, अगर कोई गिवन मैट्रिक्स है उसके अगर आइगन वेक्टर्स, अब आइगन वेक्टर जैसे मान लो कि मैं अगर बोलूं फॉर एन एग्जांपल, कोई एक ए मैट्रिक्स है जो कि 3 क्रॉस 3 की है, इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो इस तो इसके आइगन वैल्यूज कितने भी होंगे? 3 होंगे, लैम्डा वन, लैम्डा टू और लैम्डा थ्री। 3 क्रॉस 3 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर बनेंगे वो भी 3 आएंगे, और उसमें भी वैल्यूज कितनी होंगी? 3 होंगी, क्योंकि एक्चुअल में आइगन वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कॉलम वेक्टर को। तो अगर 3 कॉलम्स हैं या फिर 3 रोज हैं तो 3 रोज उसमें भी होंगे, तो एक वैल्यू यहाँ पे, एक वैल्यू यहाँ पे। इस तरीके से आपके आइगन वेक्टर दिखेंगे। तो क्या मैं इन तीनों वेक्टर्स को, आइगन वेक्टर्स को मिला के एक नई मैट्रिक्स बना सकता हूँ? यस सर, तो हम वो बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक नई मैट्रिक्स बनाते हैं यू, जो कि किसको करस्पॉन्ड करेगी? आपके आइगन वेक्टर्स को करस्पॉन्ड करेगी, कुछ इस तरीके से। U1, मैं भी मान लेता हूँ कि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो आपके पास 3 आइगन वेक्टर्स होंगे, U2 एंड U3। सो दीज आर योर यू मैट्रिक्स, दिस इज योर यू मैट्रिक्स। ठीक है, एक आपकी गिवन मैट्रिक्स ए है, एक यू है। गॉट इट? अब मैं क्या करता हूँ, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ ए से। तो ए इंटू यू अगर करूं तो ए भी आपकी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, यू भी आपकी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। और इसका अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन याद रखना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन 4 तरीके का होता है। तो अगर वो आपको क्लियर होगा, हम क्या कैसे मल्टीप्लाई होगा, ए को ऐसे रखता हूँ। आपका यू मैट्रिक्स क्या है? U1, जो कि अभी मैंने लिखा, U1, U2 एंड U3। नाउ दिस इज योर यू मैट्रिक्स। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर आपको आइडिया होगा अच्छे से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, तो मैं ए को डायरेक्टली अंदर इंसर्ट कर सकता हूँ। A U1 मतलब ए पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा, A U2 और A U3। तो मैंने इसको कर दिया मल्टीप्लाई। अब A U1 A U2 को थोड़ा गौर से समझिएगा। A U1 और A U2 और A U3 एक्चुअली है क्या? तो मैंने आपको आइगन वैल्यू निकालते समय एक इक्वेशन बोली थी, याद होना चाहिए आपको। वो इक्वेशन हमारी क्या थी? A माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। जब आप इस इक्वेशन को यूज करते हैं तब आप आइगन वैल्यू निकालते हैं किसी भी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स की। और दूसरी इक्वेशन जब आप आइगन वेक्टर निकाल रहे थे तो मैंने क्या बताया था आपको? ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। गॉट इट?
जहां पे x क्या है आपका आइगन वेक्टर और लैम्डा क्या है आइगन वैल्यू। मैंने बोला था कि आइगन वेक्टर एक ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर आप कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है, दे डू नॉट मूव विद देयर डायरेक्शन, उनका एंगल या फिर कुछ डायरेक्शन में चेंज नहीं होता, बस वो एक्सटेंड या कंप्रेस या हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं। कितने अमाउंट से, लैम्डा अमाउंट से, जिसको हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। अच्छा, ए यू वन पे गौर करिएगा। ए क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, यू वन क्या आइगन वेक्टर, तो ये वही वही क्वेश्चन है। ए एक्स, ए क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स और एक्स क्या है आपका आइगन वेक्टर। तो ए यू वन क्या बन जाएगा उसी उसी के फॉर्म में, ए यू वन विल बिकम लैम्डा यू वन। सिमिलरली जैसे लैम्डा एक्स है तो लैम्डा यू वन बन जाएगा, या लैम्डा वन यू वन बोल देता हूं मैं। देन ए यू टू क्या बनेगा आपका लैम्डा टू यू टू बन जाएगा। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ आपका, अगर जब आपने ए को यू से मल्टीप्लाई किया, नाउ यू गेट अ न्यू मैट्रिक्स जहां पर आपके क्या होंगे लैम्डा वन यू वन एंड लैम्डा टू यू टू। सिमिलरली डैश 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 मैं कहता हूँ एन मैट्रिक्स ले लेता हूँ, लैम्डा एन और यू एन। गॉट इट। अब ये दो क्या है एक तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही है। ए बी मैट्रिक्स था, यू बी मैट्रिक्स था, उसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, तो है क्या दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। अगर इन दोनों को मैं अलग अलग लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, अगर बेसिक आपको आइडिया होगा तो सिंपल तरीके से मैं लिख सकता हूँ, यू मैट्रिक्स को अलग कर लेता हूँ, यू वन यू टू डैश 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 यू एन। नाउ रिमेनिंग आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री। तो लैम्डा क्या है एक स्केलर वैल्यू होगी, तो वो किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, आपके डायगोनल में लैम्डा की वैल्यू आएगी, लैम्डा वन जीरो जीरो डैश डैश जीरो जाएगा, फिर इधर भी जीरो आएगा, फिर लैम्डा टू जीरो जीरो, फिर डैश डैश लैम्डा एन। ये मैट्रिक्स अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट दिस वन। इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स बन के रेडी हुई है, इसको क्या बोलते हैं आइगन वैल्यू मैट्रिक्स। ठीक है, इसको डोनेट सॉरी डिनोट करने के कई तरीके हैं, बहुत लोग इससे भी डिनोट कर देते हैं, कोई लोग सीधा लैम्डा से डिनोट करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द नोटेशन, सबके अपने अलग अलग है। ये याद रखना कि जो आइगन वैल्यू मैट्रिक्स होती है वो प्रॉपर क्या है एक तरीके से स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी यही होती है, अगर आपने मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप्स पढ़े, स्केलर, हर्मिशियन, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, यूनिटरी, तो एक स्केलर मैट्रिक्स होती है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, नो मैं ऐसे लिख देता हूँ, स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जिसके सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, और डायगोनल एलिमेंट दैट इज अ स्केलर वैल्यू। तो जैसे मान लो कि कोई भी वैल्यू ले लिया टू टू थ्री फोर, और बाकी सारे एलिमेंट मैं क्या कर दूं जीरो कर दूं, तो ये क्या बन जाएगी स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। और अगर ये डायगोनल एलिमेंट वन हो जाते हैं तो क्या बन जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, जिससे आप रूबरू है जीरो वन वन जीरो, या वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ये क्या बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ फॉर्म ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से क्या है स्केलर मैट्रिक्स है जिसके सिर्फ डायगोनल में वैल्यूज है, पर ये वैल्यूज कौन सी हैं ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज, ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अभी इधर क्या मल्टीप्लाई किया था ए इंटू यू, नाउ व्हाट वी गेट यू मैट्रिक्स एंड व्हाट यू गेट योर लैम्डा मैट्रिक्स। तो मैं इसको डिनोट करता हूं इससे, जिसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यू मैट्रिक्स, इसको मैं डिनोट करता हूं इससे। देन ए यू इक्वल टू यू इंटू योर लैम्डा मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स जो भी है। इतना हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना, इफ ये कंडीशन बहुत लोग भूल जाते हैं, अगर इफ यू इनवर्स एग्जिस्ट, यू इनवर्स एग्जिस्ट, अगर आपके आइगन वेक्टर्स की जो हमने मैट्रिक्स बनाई है यू वन यू टू से लेके यू एन तक, अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है देन वी कैन राइट, हम क्या कर सकते हैं इधर से यू को इधर भेज देता हूं, तो क्या बनेगा ए इक्वल टू यू अपना डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ आइगन वैल्यूज, और यू उधर जाएगा तो बन जाएगा यू इनवर्स। इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन, आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन, दिस इज नोन एज आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन। अगर इसका उल्टा लिख दूं, इस वाले यू को इधर भेज दूं, तो आपका बन जाएगा यू इनवर्स ए इंटू यू था, इधर बन जाएगा आइगन वैल्यू, सिर्फ आइगन वैल्यू की मैट्रिक्स बचेगी। इसको बोलते हैं डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, डायगोनलाइजेशन, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। जो मैट्रिक्स ए थी अगर उसका कोई क्वेश्चन पूछे उसको डायगोनलाइज करिए, देन वो स्पेसिफिक आपसे क्या पूछ रहा है, आपको उसकी आइगन वैल्यू मैट्रिक्स निकालनी है।
आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन ये होता है। अब एक्चुअली आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन ये हो गया, आपको समझ में आ गया कि कैसे हम करते हैं, शॉर्ट ऑफ कैसे सॉल्व होता है। इसमें किसी को इशू तो नहीं है? ओके, नाउ ये तो हो गया इसकी प्योर मैथमेटिक्स कि व्हाट, जैसे कि मैथ के फॉर्म में आपको सॉल्व करना, नाउ यू हैव द फॉर्मूला, यू हैव, आपको क्या करना है, कोई अगर मैं कंक्लूड करूं, ए मैट्रिक्स गिवन होगा, पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, लैम्डा आइगन वैल्यू, फिर उन आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आप क्या कैलकुलेट करोगे, उनके आइगन वेक्टर्स, और फिर आप क्या करोगे, उस एक आइगन वेक्टर का यूज करके एक आइगन वैल्यू, सॉरी, आइगन वेक्टर्स की मैट्रिक्स बनाओगे, फिर आप करोगे उसको नॉर्मल मैट्रिक्स जो आपकी गिवन थी उससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर वो किसके बराबर आएगी, आपके u इंटू आइगन वैल्यू के मैट्रिक्स, जो कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती है। फिर यहाँ पे बस आपको इनवर्स इनवर्स लेना है, इनवर्स लेके आपका सिंपल a इक्वल टू u और u इनवर्स के फॉर्म में मैट्रिक्स आ जाएगी। सो दिस इज द आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन। अब इसमें दो चीजें मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा है इफ यू इनवर्स एग्जिस्ट, इसका मतलब, और दूसरा इसको हम कब यूज करते हैं, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। ठीक है, अब हमें मालूम है कि यू इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अंडर व्हाट कंडीशन, क्वेश्चन क्या है, कौन सी कंडीशंस हैं, अंडर व्हाट कंडीशन यू इनवर्स एग्जिस्ट। तो हमें मालूम है कि यू इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर उस यू क्या है, मैट्रिक्स ऑफ आइगन वेक्टर्स। तो यू इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का तब एग्जिस्ट करता है जब उसके सारे वेक्टर्स या फिर जो भी उसके वेक्टर्स हैं, आइगन वेक्टर्स हैं उसके अंदर u1 u2, वो सारे क्या होने चाहिए, लीनियर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो इफ द कॉलम्स ऑफ u आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो u है, जो कि सेट ऑफ क्या है, आइगन वेक्टर्स है, और हम पहले ही देख चुके हैं कि आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, तो हमारा यू इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कितना क्लियर है, मतलब हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि कोई भी स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो उसके सारे आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो अगर सारे आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उनको कोलैबोरेट करके अगर मैं कोई मैट्रिक्स बनाता हूँ यू, तो उसका डेफिनेटली यू इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर इसमें भी प्लस पॉइंट है, हम किससे डील करेंगे, अगर ए मैट्रिक्स हमारी कैसी है, सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो बहुत ज्यादा चीजें कन्वीनियंट हो जाएंगी आगे। क्यों, सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स हमेशा लीनियर इंडिपेंडेंट रहेंगे, ये थ्योरम भी है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसका ट्रांसपोज उसके बराबर होता है। ठीक है, और जो सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसके आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं, उसके आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं, मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। और अगर हमारे पास कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसके आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल भी हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट भी हैं, और जिनको मैं बाद में नॉर्मलाइज भी कर दूंगा, मतलब उसके जो वेक्टर्स बने वो हमारे एक्चुअल में आइगन वेक्टर्स बने, वो हमारे कैसे बन गए, ऑर्थो नॉर्मल। तो जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर ऑर्थो नॉर्मल बेसिस वेक्टर है तो चीजें अब बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, फिर कन्वीनियंट हो जाती है इन कंपैरिजन टू सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल में अगर हमारी मैट्रिक्स सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके आइगन वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट तो होंगे ही, प्लस ऑर्थोगोनल होंगे, और उसको हम नॉर्मलाइज भी कर देंगे, तो फाइनली वील गेट ऑर्थो नॉर्मल आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया यू इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, अगर आइगन वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट है, और लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स स्क्वायर मैट्रिक्स के होते ही हैं, ये हम थ्योरम में हम देख चुके हैं, हम मतलब जो थ्योरम है मैथमेटिक्स की उसमें आप देख सकते हैं, प्रूफ भी देख सकते हैं, वहां से हम ये क्लियर है। और बेटर कन्वीनियंट वे क्या है, अगर हमारी मैट्रिक्स स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक, अभी इसके बाद मैं आगे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस भी पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत ही ज्यादा यूज होता है फॉर द डायमेंशनैलिटी रिडक्शन इन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग बोथ। उसमें इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज है आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, दो चीजें बताता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आई विल डील विद द सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। तो एक लिखते हैं ईवीडी और एक लिखते हैं एसवीडी, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल डिफरेंस है। ईवीडी यूज होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकलती है, आइगन वेक्टर्स निकलते हैं, इसलिए इसका नाम ही है आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन। इसका नाम है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का कोई नामो निशान नहीं है। तो एक्चुअली इसका मतलब ये हो गया, ये किसी भी तरीके की एनी टाइप ऑफ मैट्रिक्स, या मतलब रेक्टेंगुलर होगी तब भी, एनी टाइप ऑफ मैट्रिक्स
के लिए हम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू डील्स विद द डेटा सेट हैविंग टेक्स्ट या फिर वर्ड वेक्टर्स, तो वो कोई जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में ही हो, वहां पर हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। तो इसका जो सबसे ज्यादा ज्यादा यूज है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का, वो होता है इनकोडर्स में, या ऑटो इनकोडर्स बोल लो, इनकोडर या फिर ऑटो इनकोडर्स। ये एक तरीके का डीप न्यूरल नेटवर्क है, इसमें सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन वी यूज इन प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यूज्ड इन डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। गॉट इट? इसको हम डायमेंशनलिटी रिडक्शन में यूज करते हैं। डायमेंशनलिटी रिडक्शन का मतलब होता है आपके पास डेटा सेट है, आपको उसका डायमेंशन छोटा करना है। तो हम कैसे छोटा कर सकते हैं? तो जैसे कि मान के चलो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, इसको अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास कोई डेटा सेट है एक्स एंड वाई, ठीक। आइगन वैल्यू आपको डिकम्पोजिशन समझ में आ गया, आप लोग उस पर 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा, एक दो बार सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जितना भी पढ़ा है ना, इसको पाइथन में कोड लिख के भी देखेंगे। ये सिंपल मैथमेटिक्स तो हो गई, इसको कोड लिख के भी, क्योंकि हमारे पास कई लाइब्रेरीज हैं, नंपाई की लाइब्रेरीज हैं, जिसमें आप डायरेक्ट मैट्रिक्स डाल के उनके प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, उनका यूज करके आप डायरेक्ट आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। आपको स्क्रैच से कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मान लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स और वाई आपका कोई डेटा सेट है, और सारा डेटा सेट कुछ इस तरीके से है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक ऐसा लेम सा सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास एक्स और वाई क्या है, जिसको मैं आई कैप और जे कैप भी लिख सकता हूँ। क्या ये बेसिस है? ये सर बेसिस है। क्या ये ऑर्थोगोनल है? हाँ सर है। क्या ये नॉर्मलाइज्ड है? हाँ सर है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये ऑर्थो नॉर्मलाइज्ड बेसिस वेक्टर्स हैं? हाँ सर है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, काम चल रहा था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार, अगर इसका भी डायमेंशन मेरे को छोटा करना हो, तो मैं कैसे इसका डायमेंशन छोटा कर सकता हूँ? तो मैंने क्या बोला था कि कोई भी R² ये किस में है, R² में है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डायमेंशन में चीजें चल रही हैं। तो R² में कोई कंपलसरी नहीं है कि आपका सिर्फ आई कैप और जे कैप यही ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर हो, और भी हो सकते हैं। मैंने बोला था ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर कैन बी इन R²। तो मान के चलता हूँ कि मैं दूसरा कोई बेसिस वेक्टर ले लेता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं ये बेसिस वेक्टर ले लेता हूँ, ये इधर और ये इधर, U1 एंड U2। तो अभी सारे डेटा पॉइंट कहाँ पे चले गए, एक ही लाइन पे चले गए। नाउ वी हैव अ हाई वेरिएंस हियर, और हमें डेटा सेट में वेरिएंस को प्रिजर्व करके रखना होता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब मैं पीसीए पढ़ाऊंगा तो आपको आइडिया रहेगा कि हमें डेटा सेट में वेरिएंस को प्रिजर्व करके रखना होता है। तो हम इस तरीके से हमने क्या किया कि एक तरीके से प्रोजेक्शन ले लिया इस वाले आइगन वेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो अभी हमारा सिर्फ इससे काम चल सकता है। तो नाउ वी हैव रिड्यूस फ्रॉम 2 डायमेंशन टू सिंगल डायमेंशन। एक तरीके से लेम बसा मैं आइडिया दे रहा हूँ, इसको हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो यहाँ से हमने उसकी डायमेंशन रिड्यूस कर दी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो आइगन वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे, उसके आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन। आई होप आपको समझ में आएगा कि आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन होता क्या है। ये नॉट फॉर ओनली AIML, और कोई भी मैथमेटिक्स स्टूडेंट अपने थ्रू आउट द BSc अगर मैथ में कर रहा होता है, बीटेक कर रहा होता है, उससे भी जरूरत होती है इन सब चीजों को पढ़ने की। तो आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में आपको हल्का सा डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में पढ़ा दूंगा। तो उसके बाद विल शॉर्ट विद द सम कोडिंग पार्ट, जिसमें हम जितना भी पढ़े मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालेंगे, आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन करेंगे, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन करेंगे। देन वी विल जंप टू द प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, और उसमें मैं कोई भी SQL से कोई अच्छा सा डेटा सेट उठा लूंगा, आइरिस डेटा सेट या कोई भी डेटा सेट उठा के उस पर पीसी अप्लाई करके भी आपको दिखाऊंगा, EVD और SVD दोनों यूज करके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू।